आज जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यू चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, मतलब किंग, फार्मर एंड टाउन के बारे में। इस चैप्टर में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी आपको ऐसे ही टाइम मिलते रहेगी। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है ये हमने पहले ही चैप्टर में यहाँ पर जान लिया था। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो क्या है उसके बारे में आपको ब्रीफली थोड़ा एक बता देता हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वो सिविलाइजेशन है जो सबसे पहली सिविलाइजेशन बताई गई थी, लेकिन इसमें जो हमने टाइम पीरियड को जाना था वो है 2600 से लेकर 1900 के बीच में, लेकिन वो था BCE। ये वो टाइम पीरियड था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम पीरियड बताया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन हमें देखने मिलती है उसका नाम है वैदिक सभ्यता, या कह सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन है जिसमें हमें सबसे पहली बार कहा जाता है कि सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को लाने वाले आर्य लोग बताए जाते हैं। ये वो आर्य लोग थे जिन्होंने पहली बार इस सभ्यता को हम कह सकते हैं स्थापित करा था या इस्टेब्लिश करा था। लेकिन ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता बताई जाती है, मतलब रूरल सिविलाइजेशन बताई जाती है। मतलब यहाँ के जो लोग थे ये पूरी तरीके से गांव पर आधारित रहन सहन, खान पान इनका देखने को मिलता है, जो हमें वैदिक सिविलाइजेशन में हमें मिलता है। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करता हूँ, वो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब 1500 से लेकर 600 BC तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। यानी इस टाइम में वैदिक सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज की बात करते हैं वो सारा कुछ हमें संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी एक खासियत और है कि इस समय एक चीज़ लिखी गई थी इसी टाइम पीरियड में, वो है ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद भी इसी टाइम हम कह सकते हैं लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन अपने आप में एक अच्छी सिविलाइजेशन भी देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में है प्रिंसिप ऑफ प्रियदर्शी। अब ये दो वर्ड हैं, क्या है जरा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बता दूँ। ये प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति है, इसका पूरा नाम जो है वो है जेम्स प्रिंसिप। लेकिन ये जो प्रियदर्शी है ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए हुआ है वो जरा इस टॉपिक में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, मतलब ऑफिसर रैंक का एक बंदा था जिसका नाम है जेम्स प्रिंसिप, जो मैंने आपको अभी क्लियर करा था। ये कौन है? जेम्स प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर रैंक का बंदा है। लेकिन इसने पहली बार हमें 1830 के टाइम में, मतलब 1830 के टाइम में हमें ब्रह्मी और जो खरोष्टी थी, मतलब दो तरह की वहाँ पर उस समय स्क्रिप्ट लिखी गई थी, एक ब्रह्मी और दूसरा है खरोष्टी। यानी सारा कंटेंट हमें इसी लिपि में देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि आरंभिक जितने भी अभिलेख थे, सिक्के, इन्हीं लिपि का प्रयोग करा गया था। मतलब इस समय जितनी भी हमें जानकारी मिलती है स्क्रिप्ट पर, चाहे वो रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉइन से रिलेटेड हो, वो सारी ही ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इनके बारे में सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसिप ने पता लगाया था। यानी पहली इन्फॉर्मेशन जो पता लगती है वो जेम्स प्रिंसिप से पता लगती है। और कहा भी गया है कि अधिकतर अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा हुआ था। इसका मतलब जेम्स प्रिंसिप ने हमें पहली बार बताया है कि जो भी हमें कुछ लिखा मिला है वो सारा हम कह सकते हैं हमें अभिलेख पर और सिक्के पर मिला है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ लिखी है वो है प्रियदर्शी। लेकिन प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है जरा वो जानते हैं। अगर मैं इसके मतलब की बात करता हूँ वो है मनोहर मूर्ति वाले राजा। इसका मतलब एक ऐसी मूर्ति थी जिसको देखकर हम आकर्षित होते थे, काफ़ी अच्छी लगती थी, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ हमें मिला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर एक चीज़ और है कि उस पर एक नाम लिखा था, राजा का नाम, जो नाम अशोक बताया जाता है। यानी जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी मिली हैं उन सब के ऊपर एक नाम मेंशन था जो कि अशोक लिखा हुआ था। और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मतलब बौद्ध ग्रंथ जो है, उनके अनुसार भी एक इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है कि अशोक उस समय का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यानी मोस्ट फेमस रूलर भी हमें पता लगता है अशोका। यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि उस समय अशोक जो है काफ़ी फेमस राजा हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनपद या जनपदा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि ऐसा भूखंड होता है जहाँ कोई जन बस जाता है।
इसका मतलब कहा गया है कि एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू करा था। मतलब जिस जगह पर लोगों ने सेटलमेंट करना शुरू करा उसे ही जनपद या जनपदा का नाम दिया गया है। लेकिन इस वर्ड का जो यूज करा गया है वो हम कह सकते हैं प्राकृत और संस्कृत दोनों में हमें इस वर्ड का यूज देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं इस वर्ड का यूज प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में ही दोनों का मिलता है। किसका? जनपद या जनपदा का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छठी शताब्दी में परिवर्तन काल। अब छठी शताब्दी को परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है जरा ये जान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जानना है जो 6th सेंचुरी है उसको टर्निंग पॉइंट कोई ना कोई रीजन तो होगा, लेकिन क्या रीजन है? सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या पता लगे, राज्यों के बारे में पता लगा, मीन्स कुछ स्टेट के बारे में पता लगा, कुछ नगरों के बारे में पता लगा, सिटी के बारे में पता लगा, और लोहे के बढ़ते प्रयोग मतलब जो यूज किया जा रहा था आयरन का वो भी हमें पता लगता है। साथ ही साथ सिक्कों के बारे में पता लगा, कॉइन्स के बारे में पता लगा, और जैन और बौद्ध जो धर्म था, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म था वो किस प्रकार से डेवलप कर रहा था, वो सारे चेंजेस हमें 6th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट का नाम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी जिस वजह से हम कह सकते हैं 6th सेंचुरी को टर्निंग पॉइंट का नाम दिया गया है। जो टॉपिक है वो है महाजनपदास या महाजनपद। अभी क्या है जरा इसके बारे में जान लेते हैं। हमें सबसे पहले बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथ, इसका मतलब जो अर्ली टेक्स्ट लिखा गया था जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा, हमें ये पता लगा है कि उस समय 16 स्टेट हुआ करते थे। टोटल 16 स्टेट्स के बारे में पता लगता है, लेकिन उन 16 स्टेट्स को एक नाम दिया गया है वो है महाजनपदा। लेकिन उनमें से कुछ स्टेट के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला है आपका वज्जी है, दूसरा है मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। यानी ये वो स्टेट हैं जो कि उस समय फेमस स्टेट हुआ करते थे, लेकिन कुछ के नाम ही मेंशन यहाँ पर किए गए हैं, बाकी स्टेट के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करे गए हैं। अगला पॉइंट है अधिकांश महाजनपद पर एक राजा का शासन होता था, यानी मोस्ट ऑफ द महाजनपदा वर रूल बाय अ किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमें राज्य देखने मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर पर राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग अपने आप को गण या संघ के नाम से विख्यात राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा कहलाता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के जो लोग थे ना अपना ग्रुप बनाते थे जिसे गणा या संघा का नाम दिया गया है। लेकिन जो ग्रुप बना है ना उस ग्रुप का कोई ना कोई तो हेड होगा। जो हेड होता था वो अपने आप को क्या बोलता था कि मैं वहाँ का क्या हूँ, राजा हूँ। इसका मतलब ग्रुप के लोग भी अपने आप को एक राजा का नाम देते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है अलग तरह की। अगला पॉइंट है प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। इसका मतलब ये हुआ जितनी कैपिटल थी वहाँ पर, उसके पीछे रीजन ये है कि हर महाजनपद होगा उसकी कोई ना कोई तो कैपिटल होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक महाजनपद की कैपिटल भी देखने को मिलती है जो प्राय किले से घिरी हुई थी, मतलब उसकी बाउंड्री भी की गई थी आसपास से, जिससे पता लग जाए कि ये राज्य यहाँ तक है और ये कैपिटल यहाँ तक हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है किलेबंद राजधानी के रखरखाव का प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। मतलब जो उसकी मेंटेनेंस होती थी, जो मेंटेनेंस पूरी बाउंड्री की गई है उसके लिए काफ़ी सारा फाइनेंस लगती थी, मतलब पैसा काफ़ी सारा लगता था, और साथ ही रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे लगते थे। उसके लिए आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत पड़ती थी। तो कह सकते हैं कि रखरखाव जो है मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है शासक का जो काम होता था, मतलब जो रूलर का यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जॉब थी एक तरीके से किसानों, व्यापारी, शिल्पकारों से कर वसूल करना होता था। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर किंग है उसका मेन मोटिव क्या है, टैक्स वसूल करना है। वो भी किससे, फार्मर से कह सकते हैं, ट्रेडर से कह सकते हैं, क्राफ्टमैन से, इनसे टैक्स लेना उसका काम होता था। तो ये काम भी उस समय के रूलर लोग करते थे। अगला पॉइंट है धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना वैध उपाय माना गया है। इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अगर हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो आसपास की कंट्री पर ये लोग अटैक करते थे, जिससे इनको पैसा मिलता था और इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो जाती थी। उसका इस्तेमाल अपने राज्य में किया करते थे। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने तो अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। मतलब धीरे धीरे जितने भी स्टेट थे उन्होंने क्या करा, अपने आप अपना डेवलप करने के लिए कह सकते हैं परमानेंट आर्मी रखनी शुरू कर दी, और जो काम होता वो
कह सकते हैं परमानेंट ऐसा काम हुआ, वो भी कैसे, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, मतलब नौकरशाही, मतलब गवर्नमेंट जो वर्क काम करते हैं ना उसी तरीके सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाने लग गया, जिससे कह सकते हैं जो स्टेट था उसका डेवलप काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो रहा था। तो एक तरीके से यहाँ पर जो काम चल रहा है वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा था पूरे महाजनपदार्थ में, जो 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है मगध या मगधा। जरा ये जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिखा गया है कि राजगृह आधुनिक बिहार मगध की पहली राजधानी है। इसका मतलब ये हुआ जिसे आज हम बिहार बोलते हैं, पहले उसका नाम क्या था, मगधा, लेकिन उसकी जो पहली कैपिटल हमें पता लगती है, राजधानी पता लगती है, उसका नाम है राजगृह, यानी पहली कैपिटल का नाम है राजगृह। और इसका जो मतलब होता है वो होता है राजाओं का घर, मतलब द हाउस ऑफ किंग। इसका मतलब ये हुआ कि राजाओं का घर कहा गया है किसको, मगध को, या मैं बोलूँ उस समय के मगध को और आज के बिहार को। लेकिन 4वीं शताब्दी में अगर हम 4th सेंचुरी की बात करते हैं तो इसने अपने क्या करा, कैपिटल बदल ली, और कैपिटल बदल के क्या रख दिया, पाटलिपुत्र। इसका मतलब पहली कैपिटल क्या थी, राजगृह, अब कैपिटल क्या होगी, पाटलिपुत्र हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मगध की दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र है, गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थिति बताई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पर थी, ये हमें पता लग गया, क्या है, एक राजधानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर गंगा रिवर थी ना, वो एक ऐसी रिवर थी जिससे ट्रांसपोर्ट का रूट तक बना हुआ था, मतलब यहाँ के लोग इस नदी के द्वारा ही आना जाना करा करते थे। तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए गंगा का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ की भूमि की बात करता हूँ, ज़मीन की बात करता हूँ, वो काफ़ी उपजाऊ नज़र आती है। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग भी देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ज़मीन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ लोहे के खदान मिले हमें, माइंस मिली है, वो भी किसकी, आयरन की। और इनका इस्तेमाल किसके लिए होता था, हथियार बनाने के लिए होता था। मतलब ये लोग वेपन्स का जो इस्तेमाल करते थे वो यहीं पर करते थे। मतलब मगध में काफ़ी सारी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जंगलों में हाथी मिले हैं, मतलब जो यहाँ पर हमें फॉरेस्ट मिले हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमें एलिफेंट्स के बारे में पता लगा है। और इन एलिफेंट्स का इस्तेमाल किस में होता था, सेना के लिए होता था, मतलब आर्मी में इनका काफ़ी सारा रोल होता था। इस वजह से कह सकते हैं एलिफेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध और जैन ग्रंथ से हमें ये भी पता लगता है कि उस समय बिम्सार और अजातशत्रु यानी 2 राजा रहे हैं। एक का नाम हमें पता लगा है, एक का नाम है बिम्सार और दूसरे का नाम है अजातशत्रु। ये वो थे जिन्होंने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई थी। मतलब जो मगधा है उसको हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने में, उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, आसपास के एरिया को जीत कर अपने राज्य को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करी थी। ये 2 राजा थे, एक का नाम है बिम्सार, दूसरा है अजातशत्रु। लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, जो उस समय जैन और बौद्ध से संबंधित जो भी टेक्स्ट लिखा गया, मतलब जो भी बुक लिखी मिली है, उनसे ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य अंपायर या मौर्य साम्राज्य। इनके बारे में जरा जान लेते हैं। घननंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी हम कह सकते हैं जो मौर्य अंपायर है, जो पूरे मौर्य अंपायर था, उसकी शुरुआत होती कैसे है, वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ये वो व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक व्यक्ति को हराया था, उसका नाम है घनानंद या घनानंदा। इनको हराते ही मौर्य जो अंपायर है हम कह सकते हैं उसको स्टैब्लिश करा गया था। और मौर्य जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनकी अगर गुरु की बात करता हूँ वो है चाणक्य। चाणक्य जो है ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी। तो हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक इनका रोल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं मौर्य अंपायर को इस्टेब्लिश करने में। लेकिन जो चाणक्य हैं इनको विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी इनका अदर नेम क्या है, आप कह सकते हो विष्णुगुप्त भी है तथा इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र। हम कह सकते हैं ये वो व्यक्ति है जिसने हमें इकोनॉमिक्स के बारे में जो जानकारी दी है वो इसी व्यक्ति के द्वारा पता लगती है। अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक बताए जाते हैं, जो फाउंडर बताए जाते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, क्योंकि उन्होंने ही इसको स्टैब्लिश करा था। वो भी कब करा है, 321 ईसा पूर्व में इसको स्टैब्लिश करा था। लेकिन अगर मैं इनकी एरिया की बात करता हूँ, मौर्य एम्पायर में कौन कौन सा एरिया आता है, तो हम कह सकते हैं जो पूरा नॉर्थ वेस्ट है, मतलब पश्चिम वाला जो एरिया है उसका अफगानिस्तान,
बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया मौर्य एम्पायर के अंदर ही आता था। लेकिन इनके जो पुत्र थे अशोक, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई, और इस तरीके से उस पर इन्होंने विजय हासिल भी कर ली थी। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मौर्य एम्पायर को इन्होंने हेल्प करी थी। और अब हम इसके जो अगले टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल लगातार ऐसी बन रही है, ऐसी इंपॉर्टेंट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।